लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्रायंगल को समझा था। एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो डाउट का आया था उसको भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसके अलावा जो भी आपके डाउट्स वगैरह आते हैं उनको मैं देखता हूं और भरसक प्रयास करता हूं कि वहीं पे सॉल्व कर दूं, या फिर आपको जरूरत अगर रहती है तो मैं आगे की वीडियोज में भी बताता हूं उसको। एक और बात का ध्यान रहे क्या कि जो भी डाउट्स वगैरह आपके हैं उसके लिए आपका एप्लीकेशन में चैट सेक्शन भी है, वहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम है, नंबर नीचे चल रहा है, वहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं अपने डाउट से रिलेटेड। तो आपका पूरा सपोर्ट वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बना रहता है, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग अभी देखिए न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, लेकिन जब तक सारे लॉ एक साथ नहीं पढ़ लेंगे तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। तो कुछ लॉ अभी और भी हम लोग को पढ़ने हैं और उनके बाद हम लोग न्यूमेरिकल धड़ाधड़ 3-4 सीरीज न्यूमेरिकल की लगाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग को करना क्या, मैं फिर से याद दिला दूं आप लोगों को कि जो बच्चे अभी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, ध्यान दीजिए कि आपका सिविल टेक सॉल्यूशन का एंड्रॉइड ऐप है, डाउनलोड करिए। बहुत सारी चीजें फ्री भी हैं, कुछ पेड कोर्सेज भी बड़े आसानी से मिल जाते हैं। और बाकी किसी डाउट के लिए या किसी जानकारी के लिए अपनी क्लास के लिए जेई की क्लासेस भी जबरदस्त चलती हैं एप्लीकेशन पे आपका। इसके साथ सेमेस्टर एग्जाम की क्लासेस तो बहुत ही हल्की होती हैं। तो जो जितने टीचर हैं ना सारे वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके सेमेस्टर के लिए बहुत ही अच्छे ही टीचर हैं, सबके सब वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं। और इसके अलावा सेमेस्टर के अलावा जो क्लासेस जेई वगैरह की हैं वहां तक की क्लासेस भी आपको धड़ल्ले से मिल जाती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी से हर चीज, और हर लोग अपने आप में एक्सपीरियंस टीचर हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आगे से कि हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने रिजल्टेंट यानी किसी बल का परिणामी निकालने का तरीका देखा था। आपने देखा था कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेटर की मदद लेकर के दो तरीके से सॉल्व किए थे। एक रूल लगाया था हमने पैरेललोग्राम वाला। इससे हम लोगों ने कैलकुलेटर पैरेललोग्राम से हमने दो फार्मूले निकाले कि रिजल्टेंट निकालना है तो आप अंडर रूट टी स्क्वायर, बस दो बल के लिए, टू फोर्सेस, दो बलों के परिणामी के लिए होता है टू फोर्सेस, यानी इसके लिए अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा से आप लोगों ने निकाल लिया था इसमें। बाकी इसमें अल्फा यानी कितने एंगल पे परिणामी होगा इसका भी फार्मूला निकाल लिया था। दूसरा तरीका, कई बल यदि लगे थे तो आपने उसमें कौन सा नियम लगाया था कि जब कई बल एक पॉइंट पे काम कर रहे हो तब कैसे रिजल्टेंट निकालने थे। तो आपने उसमें तरीका लगाया था कि हम लोग कई बल जब लगे हों तो हम उनको रिजोल्यूशन कर लेंगे, फोर्सेस का क्या कर लेंगे, रिजोल्यूशन कर लेंगे। और रिजोल्यूशन करके उनको लास्ट में दो फोर्स में बना लेंगे, एक यहाँ पे एफ एक्स वाले फोर्स और एक एफ वाई वाले, यानी समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई में जितने बल लगे थे उनके दो कंपोनेंट में उनको बांट लेंगे। और फिर जब दो कंपोनेंट में पता चल गया तो रिजल्टेंट आराम से निकल जाता है। ये होता है समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर और प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। यानी ये सिंपल तरीका था। एक तरीका जो दो बलों के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर रहे थे वो ये, और जब किसी पॉइंट पर कई बल लग रहे हो तो आप उनको रिजॉल्व करके दो बलों में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। दो तरीका था, ये दोनों कैलकुलेटर वाले तरीके थे, ये दोनों कैलकुलेटर वाले तरीके थे। लेकिन यदि हम लोग यहीं पर बात करें कि यदि इनके अलावा यदि हम ये चाहते हैं क्या कि हम किसी भी कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करते, केवल हमको सर ये बताइए कि हम लोग ग्राफ से कैसे बलों को निकालें। तो मैंने कहा था कि भाई ग्राफ के नियम में एक सिंपल तरीका है कि यदि दो बल का निकालना है तो लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज करो। जैसे ग्राफ के नियम है ग्राफिकल मेथड, इन्हीं दोनों को करने का ग्राफिकल मेथड जो है उसमें एक है आपका क्या, लॉ ऑफ ट्रायंगल। मैंने ठीक से समझाया था लॉ ऑफ ट्रायंगल को, पिछले वीडियोज को आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा हो तो। आज हम लोग पढ़ेंगे यदि कई बल लगे हों तो उसके लिए लॉ ऑफ पॉलीगन काम करता है। क्या काम करता है, लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ ट्रायंगल ने कहा था हम लोगों से, क्या कहा था याद कर लीजिए, मैं रिकॉल करा देता हूं आपको कि यदि दो बल लगे हों तो उनका परिणामी कुछ नहीं, दो बल को त्रिभुज के रूप में बनाइए और जो तीसरा बल होगा जो उस त्रिभुज को बंद करता होगा, देखो बल कमी भी होंगे तो बल वेक्टर के रूप में दिखाई देंगे। एक बल ये है सर, दूसरा बल मान लीजिए सर इस पॉइंट पर इधर लगा है तो आप कुछ मत करिए सर, इसको एक बल यहाँ एक बल यहाँ लगा है, इनको एज ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट करिए। तो कहेंगे सर सीधे जोड़ दो, ट्रायंगल बनने का ये तरीका नहीं। ट्रायंगल बनने का एक तरीका है कि एक एरो इधर गया तो दूसरा उसके हेड से निकले, तो आप इसको सर यहाँ लगा दीजिए और इनका सर जो परिणामी होगा ना, इनका जो परिणामी होगा वो ये होगा। कैसे होगा, अच्छा ये परिणामी है, ये परिणामी है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि ये परिणामी है। कैसे, जो बल वहां लगा था आपने क्या किया, जो बल वहां लगा था उसको आपने यहाँ पे इसका हेड ले आए, यहाँ पर इसका हेड आ गया,
अगले वाले का हेड तो उधर जाना चाहिए था। तो ये जो होगा ना, ये इक्विलिब्रियम करेगा, इसके परिणामी का उल्टा बल होगा। यानी अगर हम ट्रायंगल क्लोज किए हैं तो ये साम्यावस्था को दिखा रहा है। अगर इसी तीर की दिशा को बदल दे, इसी तीर की दिशा को यदि हम केवल बदल दें तो ये किसको शो करेगा, ये इसके रिजल्टेंट फोर्स को शो करेगा। कैसे, अब देखिए कैसे रिजल्टेंट होता है, मैं कह रहा हूं ये रिजल्टेंट है इन्हीं दोनों बलों का। कहेंगे कैसे, अच्छा ये बल कैसे रहे होते, ये बल ऐसे रहे होते कि ये बल यहां रहा होता ऐसे, आप ही बताइए, लग नहीं रहा कि ये इसका रिजल्टेंट है, लग नहीं रहा कि इसका रिजल्टेंट है। तो बस ट्रायंगल लॉ यही कहता है। इन द सेम वे लॉ ऑफ पॉलीगन क्या कहता है, लॉ ऑफ पॉलीगन भी कुछ ऐसी ही बात करता है। अब हमको यही देखना था, यहां तक की बातें ऑलरेडी ना हम लोगों ने कर ली थी कि ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे रिजल्टेंट की दिशा और रिजल्टेंट का उसका जो ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि जब भी हम वेक्टर को ग्राफ के रूप में दिखाते हैं ना, तो तीर की लंबाई वेक्टर का मान दिखाती है और तीर की दिशा वेक्टर की दिशा को दिखाती है। जैसे आप कहेंगे सर इस तीर की दिशा बदल दें, तो मैं कहूंगा कि तब ये परिणामी नहीं रह जाएगा। अगर ये तीर की दिशा को मैं ऐसे कर दूं तो मैं कहूंगा ये परिणामी नहीं है। कहेंगे कैसे, हम कहेंगे देख लो, अगर तुम तीर की दिशा को जरा सा भी बदले तो तुरंत तुम यहां पर ले गए इस तरीके से, आप क्लोज करने की कोशिश करो तो ये क्लोज ही नहीं होगा। यानी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सही हो लेकिन डायरेक्शन तुम गलत बता रहे हो। ये तभी सही परिणामी को दर्शाएगा जब 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 इसको कुछ इस टाइप से रोटेट किया जाए, कुछ इस टाइप से ऐसे रोटेट किया जाए कि ये क्या करने लगे, इनसे मिल करके क्लोज कर दे मैटर, इनसे मिल करके मैटर को क्या कर दे ऐसे, ये है इनका, और इनको हल्का सा रोटेट करके इनसे मिला दे, तब ये अब उसकी सही परिणामी को दर्शाने लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया कि लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या है। इन द सेम वे आज का जो टॉपिक नया होगा वो होगा हम लोग का लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन। ये क्या करता है, ये क्या करता है, हेल्प्स अस, यानी इसके बारे में मैं बोल दूं कि इट हेल्प्स अस, पहली बात क्या है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द रिजल्टेंट, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल कोप्लेनर मल्टीपल कोप्लेनर concurrent forces, multiple coplanar concurrent forces acting on a point। अच्छा, एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, मैंने बोला कि इट हेल्प्स अस टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। यानी ये हमारी मदद करता है जब एक ही बिंदु पर कई सारे फोर्सेस लगे हों जो एक ही तल में हों और कॉन्करेंट हो। तो ये एट ए पॉइंट बोलना जरूरी भी नहीं था, क्योंकि कॉन्करेंट का मतलब ही होता है कि वो एक पॉइंट पर ही क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो हमारी इसमें ये मदद करता है। क्या कहता है ये लॉ, यानी मैं हिंदी में इसको बोल दूं कि ये नियम हमारी किसमें मदद करता है कि जब एक ही बिंदु पर कई बल एक साथ काम कर रहे हो और वो बल एक तलीय हो या समतलीय हो तो उनका रिजल्टेंट पाने में हमारी मदद करता है। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है, इस नियम के अनुसार, इस लॉ के अनुसार, यदि किसी पिंड पर एक साथ कार्य कर रहे अनेक समतलीय बलों को, मैंने क्या बोला, जैसे ट्रायंगल लॉ था ना उसी तरह ये भी लॉ, मैंने कहा क्या कि यदि किसी पिंड पर एक साथ कार्य कर रहे अनेक समतलीय बलों को एक खुले बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए तो विपरीत क्रम में ली गई बहुभुज को बंद करने वाली भुजा इन बलों का परिणामी निरूपित करता है। बात यही है, वही ट्रायंगल वाली बात, बस अब पॉलीगन में कह रहा है देखो सरल शब्दों में, ये तो इसकी परिभाषा हुई। सरल शब्दों में ये कहना चाहता है कि यदि किसी बिंदु पर कई बल लगे हुए हैं, सरल शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी बिंदु पर कई बल लगे हुए हैं तो उन बलों को यदि एक एक के बाद क्रम से एक पॉलीगन मतलब समझते हो, बहुभुज, कई भुजाओं वाली एक आकृति बहुभुज के द्वारा यदि दर्शाई जाए तो उनका परिणामी क्या होगा, वो जो लास्ट वाला वेक्टर जो बंद कर रहा होगा, अगर बंद नहीं हो रहा है तब तो समझो परिणामी उसका है, अगर बंद हो गया तो परिणामी नहीं है। बंद हो गया तब तो इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम फोर्स का कोई रिजल्टेंट नहीं होता है। कोई कई बल यदि एक साथ किसी पिंड पर लगे और वो साम्य अवस्था में हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। पहले चीज ये तुम जान लो कि यदि कई बल किसी बिंदु पर लगे हुए हो और वो बल साम्य अवस्था में हो तो इसका मतलब उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम लोग एक ही बिंदु पर लगे कई बलों को अगर हम लोग लगे उसका पॉलीगन बनाने और पॉलीगन क्लोज हो गया
तो समझो रिजल्टेंट होगा ही नहीं। यदि ये ट्रायंगल में भी लागू है, किसी भी ट्रायंगल वाले लॉ में भी लागू है, पॉलीगन वाले लॉ में भी लागू है। मैं यदि कहूं एक पॉइंट पर कई फोर्स लग रहे हैं और उनसे हम यदि बहुभुज बनाए, बहुभुज मतलब एक पॉलीगन बनाए और पॉलीगन बंद ना हो, तो समझना उसका रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट क्या होगा, जो बंद कर दो। अब बंद करते समय ध्यान रखना कि यदि तुम बंद कर दिए तो वो रिजल्टेंट की दिशा नहीं होगा, उसके विपरीत वाला जो एरो होगा वो रिजल्टेंट की दिशा होगी, और जो बंद करने वाला रहेगा वो सम्यक बल होगा। यानी देखो किसी भी कई फोर्सेस का अगर एक इफेक्ट इधर पड़ रहा है ना, और उसके अपोजिट यदि तुम एक सेम फोर्स लगा दो, तो उनके रिजल्ट को न्यूट्रलाइज करने वाला फोर्स होगा। it will not be resultant, it is the against it is the force which is against the resultant or acting opposite in the direction of resultant having same magnitude। मैंने मेरी बात नहीं समझ में आई? मैं ट्रायंगल वाला यदि समझ चुके हो तो ये भी समझ में आएगा। कह रहा हूं कि एक पॉइंट पर मान लो, अभी के लिए तुम इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट पर यहां पर मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पर कई फोर्स जो है वो लग रहे हैं। लाइक एक फोर्स यहां लग रहा है, फिर आपका अगला फोर्स जो है मान लो यहां लग रहा है, फिर अगला फोर्स मान लो यहां लग रहा है। सब एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, सारे फोर्स जो है एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इन फोर्सेस का रिजल्टेंट बताओ। मैंने अगर कहा कि इन फोर्सेस का रिजल्टेंट बताओ, लाइक ये फोर्सेस मैंने ऐसे ले लिए कि एक F1 है, F2, F3, F4 है। ये F1 है, ये F2 है, ये क्या है F3 है, ये क्या है F4 है, और ये क्या है F5 है। आपने कहा कि सर इन बलों का जरा रिजल्टेंट बताइए। मैं कहूंगा यार ठीक है, मैं रिजल्टेंट बता रहा हूं। नियम ये कहता है, मैं हिंदी में लिख भी दूंगा परिभाषा, कहता है कि यदि यदि किसी किसी यदि किसी का मतलब हम लोग यहां पर लिखते किसी पिंड या किसी बिंदु, यदि किसी बिंदु पर एक साथ, यदि किसी बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे समतलीय, समतलीय मतलब समझते हो ना, बार बार ये वर्ड आ रहा है, याद है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेज जब पढ़ा रहे तो कोप्लेनर मैंने बोला था कि इसको समझ लो क्या करता है। समतलीय मतलब एक ही तल में काम करना। यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे समतलीय संगामी, संगामी मतलब कॉन्करेंट विच आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट। अगर तीन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर नहीं मिलता है तो दोज फोर्सेज आर नॉट कॉन्करेंट फोर्सेज, ठीक है ना। यानी और सिस्टम ऑफ फोर्सेज जो होगा वो कॉन्करेंट नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि यदि किसी बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे समतलीय संगामी यानी कोप्लेनर कॉन्करेंट, यानी ऊपर लिखाता हूं ये भी, यदि एक किसी बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे समतलीय संगामी संगामी बलों को एक एक बहुभुज द्वारा एक बहुभुज मतलब कि खुले बहुभुज, क्योंकि ये जब बनेगा ना एक, यहाँ पे बलों को एक समतली संगामी बलों को एक खुले मतलब ओपन होगा कैसे सॉरी, बलों को एक खुले बहुभुज द्वारा परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण व दिशा में प्रदर्शित कर दिया जाए तो इन्हें बंद कर इसे बंद करने वाली भुजा का विपरीत बल परिणामी को, अब विपरीत का मतलब डायरेक्शन में, विपरीत बल परिणामी की दिशा व मान को प्रदर्शित करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और एग्जाम में बारंबार पूछा जाने वाला टॉपिक है। इस चैप्टर से ना हर एक रूल एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का हर एक रूल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बल परिणामी की दिशा व मान को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिएगा, प्रदर्शित करेगा।
और मैं एक चीज यहां पर लिख देता हूं, ये तो नियम है, देखो यार ये नियम है, तुमसे पूछेगा बलों के बहुभुज का नियम बताइए तो तुम ये बताना, लेकिन मैं कुछ बातें तुमको जोड़ के भी बता रहा हूं, ये भी जान लेना। अब ये लिख दिए तुम इसको समझा भी दोगे अभी। यदि यदि बहुभुज 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 अपने आप, यदि बहुभुज मैं लिख दूं यहां पे दिए गए बलों द्वारा ही, दिए गए बलों द्वारा ही, बलों द्वारा ही बंद हो जाए, मतलब उसका बंद करने की जरूरत ना पड़े, द्वारा ही बंद हो जाए, बंद हो जाए, तो 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 इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि सभी बल, कि सभी बल बल साम्यावस्था, ये शब्द भी बार बार आ रहा है, इसका मतलब अभी तक नहीं बता पाया हूं, जल्दी ही अगला वीडियो इसी पर होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन, सभी बल साम्यावस्था में होंगे, साम्यावस्था में होंगे, सभी बल साम्यावस्था में होंगे, वह परिणामी शून्य होगा, परिणामी शून्य होगा, शून्य होगा, परिणामी शून्य होगा, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये इतने सारे बल जो हैं वो जो हैं अगर किसी जगह पर लगे हैं तो दो बातें होंगी, पहला ऐसा होगा प्रदर्शित शुरू करेगा, आदि बंद अपने आप हो जा रहा है तो परिणामी शून्य होगा। कैसे, चलिए ये बल आपके सामने लगे हुए हैं, ये बल आपके सामने लगे हुए, मैं उन्हें बंद करने की कोशिश करता हूं। पहली बात कि इनको बंद करने का तरीका, ये बल ऐसे लगे थे, मैंने इनको रीअरेंज करने की कोशिश करी, तो आप एक डायग्राम ऐसे बनाइएगा, फिर दूसरा डायग्राम इनको अरेंज करके, दो डायग्राम आप कॉपी में जो लोग नोट्स यहां से बना रहे हैं वो लोग अपना डायरेक्टली इस तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए इसी डायग्राम को मैं आप ये बनाने के बाद आप सीधे अरेंज, जैसे मैं अरेंज करके आपको दिखा रहा हूं कि ये बंद होता है कि नहीं। चलिए मैंने एक एक फोर्स को लिया, अब इनको किस तरह से अरेंज करें, एक सेकेंड, इनको किस तरह से अरेंज करें कि एक पॉलीगन की तरह ये बन जाए। तो आप इसमें से कोई एक फोर्स ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर इस फोर्स को यहां मूव कर दिया, ठीक है, इस फोर्स को यहां मूव कर दिया, इस फोर्स को यहां मूव कर दिया ऐसे, और इस फोर्स को यहां मूव कर दिया, तो इनका रिजल्टेंट जानते हैं क्या होगा, कहीं भी इनका रिजल्टेंट। अब इसको क्लोज करिए, इसको क्लोज करिए, एक चीज देखिएगा ध्यान से, एक अरेंजमेंट इसका मैंने दिखाया, अब ये दिखा रहा है कि इनका परिणामी, कायदे से तो हमको यहां घुमा देना चाहिए था, ऐसे ऐसे दिखाएंगे तब तो वो सम्यक बल हो गया, ये इसका परिणामी होगा, ये इसका परिणामी होगा, ठीक है ना, ये दिख रहा है, यही इसका परिणामी शो करेगा, यानी यही इसका क्या शो करेगा, रिजल्टेंट शो करेगा, यही, यानी अगर इन सभी बलों को देख रहे हो, यहाँ पे दो डायग्राम तुमको दिख रहा है, इन सभी बलों का प्रभाव देखोगे ना, इन सभी बलों को अगर मान लो कुछ ना कुछ इनकी डायरेक्शन कुछ, तो फाइनली रिजल्टेंट इधर की तरफ दिख रहा है, मतलब जानते हो इन सभी बलों का जो लंबाई वगैरह दिखाई गई ना, उस हिसाब से रिजल्टेंट, उस हिसाब से जो रिजल्टेंट है वो कुछ यहां पर आता, रिजल्टेंट कुछ यहां पर ऐसे आता, इनका फाइनल रिजल्टेंट यहां पर आता, इस जगह पे, इस जगह पे आता, यानी इन सभी बलों का, जैसे ये लगा, ये दोनों लगे तो ये न्यूट्रलाइज किया, फाइनल यही एक यहां लग जाए तो ये सभी का बल क्या होंगे, ये इनका रिजल्टेंट है। ये देखो ये हल्का पड़ रहा है ना, ये हल्का पड़ रहा है ना, ये इनका रिजल्टेंट शो कर रहा है। तो देखो कहना का मतलब कि ये बल यहां पर लगे थे, इन सब का एक परिणामी यहां पे काम कर रहा है, लेकिन यदि यही तीर की दिशा को पलट दो, यानी ये तीर जो लगा है ना, इसकी डायरेक्शन को तुम बदल करके इधर से एक अगर तीर ऐसे क्लोज कर दिए होते, तो ये जो तीर शो करता ना, ये जो तीर ये ऐसे आता यहां पे, और ये शो करता कि अब ये सभी बलों को, ये सभी फोर्स यहां पर जो लगे हुए हैं ना, ये सभी फोर्स, अगर एक फोर्स और यहां पे लग जाता तो ये सब सम्यक बल हो गए, वो लगता तो वो इसका इफेक्ट दिखा रहा था, लेकिन भाई एक इफेक्ट वही बचा, उसी इफेक्ट को ये उल्टा न्यूट्रलाइज कर दिया। तो मैं ये समझा रहा हूं, तुमको यदि एग्जाम में पूछे तो तुम बस इतना लिखना, तुमको क्या पूछेगा, यदि किसी बिंदु पर एक साथ तुमसे पूछता एग्जाम में ऐसे है कि बलों के बहुभुज का नियम समझाइए, मैंने तो पोस्टमार्टम किया, तुम वो सब मत करो, तुम बस जान लो कि हाँ इधर की तरफ तीर घुमाने का मतलब जो क्लोज कर रहा है, देखो क्लोज ये भी कर रहा था, क्लोज ये भी, जो देखो ऐसे पूरा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तुम भी ऐसे घुमा देते, अगर ऐसे घुमा देते तो तुम समझ जाओ कि तुम बस ये बताओ कि सर ये जो बंद किया है ना वो तो साम्यावस्था में ला रहा है, और साम्यावस्था में लाने वाला, अच्छा किसी बॉडी पर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है ना,
ध्यान समझना मेरे ऊपर, इसको ऐसे समझो कि मेरे ऊपर इधर से कोई 10 केजी फोर्स लगाया है, इधर से 8 केजी, समझो बात को। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ से 10 केजी कोई फोर्स लगाया, इधर से 8 केजी, परिणामी किधर है? तो कहूंगा सर उधर से 8 इधर से 10, तो सर परिणामी 2 का होगा और डायरेक्शन ये होगी, परिणामी 2 का होगा और डायरेक्शन इधर होगी। मैं कहूंगा अच्छा क्यों? क्योंकि 8 तो सर उधर से लग रहा है, 10 इधर, तो रिजल्टेंट तो आपको उधर ही धक्का दे रहा है। मैं कहूंगा यदि मुझे साम्य अवस्था में लाना हो तो मैं अभी साम्य अवस्था में नहीं हूं, मैं गिर जाऊंगा उधर, तो 1 2 सर उधर से और लगवा लीजिए इधर से, तो मैं कहूंगा रिजल्टेंट इधर काम कर रहा था, यानी 8 और 10, रिजल्टेंट उधर काम कर रहा था, तो वो 2 तुम उधर क्यों लगवा रहे हो? सर आपको बैलेंस करने के लिए। तो ये जान लो कि जैसे इधर इधर का इफेक्ट दिखा तो ये रिजल्टेंट है, जैसे कि ये रिजल्टेंट शो कर रहा है, लेकिन रिजल्टेंट का जो उल्टा होगा वो साम्य अवस्था में लाने का काम करता है। और ये जो पिंक वाला फोर्स है ना, ये रिजल्टेंट का उल्टा बल है, और ये इक्विलिब्रियम फोर्स है, ये साम्य अवस्था में लाने का काम करता है। समझ में आ रही बात? तो यानी हमने देखा यहाँ पे, हमने बोला क्या कि बहुभुज का नियम क्या है कि यदि किसी बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे समतलीय संगामी बलों को एक खुले बहुभुज, खुले बहुभुज का मतलब पहले अगर इनको हम लोग देखें ध्यान से तो पहले ये खुला ही था, खुले बहुभुज यहाँ पर बोला गया है। अब पढ़िए ध्यान से, यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य एक साथ, यदि किसी बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे समतलीय संगामी बलों को एक खुले बहुभुज द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो इसे बंद करने वाली भुजा का विपरीत, बंद करने वाली भुजा ये थी लेकिन इसका विपरीत, बंद करने वाली भुजा का विपरीत बल परिणामी की दिशा व मान को प्रदर्शित करेगा। यदि बहुभुज दिए गए बलों द्वारा ही, जैसे मान लीजिए ये सब बनाते जा रहे थे, आके बंद हो जाता है, यदि बहुभुज दिए गए बलों द्वारा ही बंद हो जाए तो इसका अर्थ है कि सभी बल साम्य अवस्था में होंगे और परिणामी शून्य होगा। जैसे मेरे ऊपर 10 का फोर्स उधर से भी लग गया, 10 से इधर से लग गया, तो कोई रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, रिजल्टेंट शून्य हो जाएगा। उसका ग्राफिकल रूल ये कहता है। तो क्या आपको बलों के बहुभुज का नियम समझ में आया? बलों के बहुभुज का पूरा नियम आपको समझ में आया? तो ये वेक्टर लॉ से आपसे बस इतना ही पूछता है, ठीक है ना। इसकी कोई मतलब आपको नियम के अलावा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, बस जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो एक डायग्राम आप ये बनाएंगे, एक डायग्राम आप यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे सर F1 है, मान लीजिए ये सब सारे फोर्सेस थे इनके नाम के साथ, जैसे ये वाला फोर्स यहाँ पर जो लगा हुआ है ये वाला, ये F1 था पूरा का पूरा। इसके बाद ये जो दूसरा वाला लगा हुआ है ये F2 है, ये F2 है, ये F1 हो गया, ये F2 है, ये डायरेक्शन जो दिखा रही है F3 की दिखा रही है, ये डायरेक्शन जो देखिए F4 वाली है, और ये वाली जो नीचे गई है वो F5 वाली है। तो रिजल्टेंट वाला डायग्राम आप दिखा, जैसे आप इसको बना लीजिएगा तो आप एक अलग कलर से या उसी कलर से दिखा दीजिएगा कि ये रहा हमारा परिणामी यानी रिजल्टेंट, ये दिखा दीजिएगा ये है रिजल्टेंट फोर्स, उसका डायरेक्शन भी हो गया और उसकी लंबाई ही उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगी। क्या आप लोगों के बलों का बहुभुज का नियम समझ में आया? बलों के बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन समझ में आया? इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी कोई बल दिया रहे न्यूटन वगैरह में, उसको जितने न्यूटन का दे कुछ स्केल वगैरह मान करके बना सकते हैं। एग्जाम में कभी भी बनाने के लिए नहीं देगा कि स्केल से नाप के बनाइए, एग्जाम में बस पूछता है कि बलों, तो एक डायग्राम ये बनाइएगा, एक डायग्राम ये बनाइएगा, दूसरा ये बनाइएगा, कहिएगा कि इसी को अरेंज करके ये बना है, और बनाने के बाद दिखा दीजिएगा कि एक परिणामी है जो बंद कर रहा था, उन्हीं से बना हुआ उसी से बंद कर रहा। तो मैं तो ऐसे घुमा घुमा के एरो बना दिया, तुमको अंदाजे से बनाना पड़ेगा, तुम बना लेना। क्लियर हो गई बात यहाँ पे कि उन्हीं से ये बना हुआ है सर, और तुम आसान लेना, मैं तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ले लिया हूँ, तुम ऐसा लेना कि उसी को, जैसे देखो डायरेक्शन में एकदम मैच करा के लिया हूँ, तो तुम भी वैसे ही लेना ताकि आसानी से बन जाए। ये वालों के बहुभुज का नियम था, यही नियम कहता है, ठीक है ना। कई बार इन नियमों को सिद्ध करने के लिए इसका दूसरा, इसी को दूसरे फॉर्मेट में यदि बोले, जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल को बोले थे, इन अदर वर्ड्स, यानी हम लोग बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में इसी नियम, इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पिंड पर कार्य कर रहे अनेक समतलीय संगामी बलों को यदि एक त्रिभुज के सॉरी एक बहुभुज के रूप में बनाया जा सके तो वो सभी बल साम्य अवस्था में। बात समझ आ रही है? या उल्टा बात कहें, इन्हीं को दूसरे शब्दों में इसी नियम को क्या कह सकते हैं, इसी नियम को कई शब्दों में कई तरीके से बोला जा सकता है। कह सकते हैं कि यदि यदि किसी किसी वो तो खुला बहुभुज था तो परिणामी बन गया, अच्छा वही अगर बंद हो गया होता तो मैंने बात इसी नियम को दूसरे शब्दों में,
बात वही है, बस बोलने का तरीका। यदि किसी बिंदु पर, यदि किसी बिंदु पर, दूसरे शब्दों में यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे, कार्य कर रहे, कर रहे समतलीय संगामी बलों को, समतलीय संगामी, संगामी बलों को, बलों को, बलों को एक बंद बहुभुज, बंद मतलब जब बंद हो गया तब फिर क्या, बंद बहुभुज, बंद बहुभुज यानी क्लोज पॉलीगन, बंद बहुभुज के रूप में, के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, किया जा सके, सके तो ये सभी बल, ये सभी बल, बल साम्यावस्था में होंगे, ये सभी बल साम्यावस्था में, साम्यावस्था में होंगे, सभी बल साम्यावस्था में होंगे, यानी सभी बल क्या है, साम्यावस्था में होंगे, ठीक है ना। यानी यहां से आपको ये पता चला कि यदि बिंदु पर कार्य कर रहे सभी बलों को इसके रूप में प्रदर्शित किया जाए तो सभी बल क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। क्लियर है यहाँ पे बात। तो इसका देखो लैब में प्रैक्टिकल भी कई बार कराया जाता है, घिरनियों की मदद से फोर्सेस को दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं उनको उनको जो है कभी लैब वाले के बारे में बताऊंगा तो मैं बता सकता हूँ। जैसे समझो वहां पे होता क्या है, अच्छा ये बात समझ में आई ना, सिंपल है यार। जब सभी बलों को बंद 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 हो जा रहा था, बंद बहुभुज के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, यानी जब हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं तो बहुभुज बंद हो जा रहा है, तो फिर क्या कहें, सभी बल साम्यावस्था में होंगे, इनका कोई परिणाम ही नहीं होगा। बात इसी को और उलट के कोई बोलना चाहे कि यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले सभी बल साम्यावस्था में हैं तो इन्हें बंद बहुभुज के रूप में दिखाया जा सकता है। बात सब एक ही है, घुमा फिरा के सारी बातें एक ही। यदि मान लो इसको लैब में तुमको समझना रहे तो सिंपल तरीका, लैब में ना ऐसे खूंटी रहती है, उसमें घिरनियां लगी रहती हैं, ऐसे एक मतलब एक बोर्ड लगा रहता है और उसमें अलग अलग टाइप की घिरनियां लगी रहती हैं। घिरनियां का मतलब ऐसे समझोगे कुछ छोटी छोटी घिरनियां ऐसे कई सारी लगी रहती हैं। मान लो एक एक ट्रायंगल वाला दिखाना रहता है तो तीन ही गिरने से काम हो जाता है, ट्रायंगल वाला तीन ही गिरने से काम हो जाता है। तो ट्रायंगल वाले में दिखा देना, मैं तुमको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ट्रायंगल वाले में, एक फोर्स मान लो तुम, एक यहाँ पे घिरनी लगी हुई है, यहाँ पे एक घिरनी यहाँ पे लगी हुई है, दो बल यहाँ पे लगे हुए हैं और इन्हीं से अटैच हैं, इन्हीं से अटैच है, इन्हीं से अटैच है, एक यहाँ से घिरने से ये फोर्स ऐसे और एक यहाँ से अटैच है, ठीक है ना। और इसका अपना, जैसे ये इस पर क्या कर रहा है, यहाँ पे एक तनाव का काम कर रहा है। तो एक चीज यहाँ पे समझिएगा, जैसे अगर पूछा जाए कि ये कितने बल हैं, तो एक बल ये लगा है, एक बल ये लगा है, एक बल इस पर भी तो नीचे लग रहा होगा जो इस पर रिएक्शन दे रहा होगा, इन दोनों बलों का सम इस पर भी तो रिएक्शन दे रहा होगा, इसका कुछ भार होगा तभी ये इनको रोका हुआ है। तो इस केस में मान लीजिए एक फोर्स ये F1 है और ये F2 है, ये F3 है। आपको लग नहीं रहा होगा कि सर ये एक बिंदु पर कैसे काम कर रहा है, तो मैं बताता हूँ। असल में ये F2 फोर्स नीचे जरूर काम कर रहा है, लेकिन ये रस्सी में तनाव जो होगा ना, तो यहाँ पे भी F2 ही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, F3 ही होगा और यहाँ पे F1। तो असल में ये तीनों बल जो है ना वो काम कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे ये तीनों बल इसी पॉइंट पर काम करते हुए माने जा सकते हैं, इसी पॉइंट पर काम करते हुए ये तीनों बल माने जा सकते हैं, जिसमें से एक F1 है, एक F2 है और एक F3 है। यहाँ पर तीन बल काम करते हुए माना जा सकता है। तो इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वेट रख दूं, मैं गेंद वगैरह रख दूं, उसका कुछ वेट हो तो वो W1 भार हो जाएगा, वो F1 का काम करेगा। और उस गेंद को संभालने के लिए इधर मान लीजिए दो बल लगे हुए हैं, तो बल कितने बलों पर ये यहाँ पे गेंद संभल जाएगी। अब जब ये गेंद इक्विलिब्रियम में आ गई तो इसका मतलब हुआ कि ये सभी बल जो है वो साम्यावस्था में है और उनको जब बंद कर, ये चलो ये लैब की बात है, मैं उतना ज्यादा नहीं समझाऊंगा, इसको तुम्हारे एग्जाम में जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह बहुभुज का भी काम किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, उस पर हम लोग बात उतना नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया कि दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है, ठीक है। बहुभुज का नियम बस इतना ही। हम लोग इसको प्रयोग नहीं करते हैं कभी भी रिजल्टेंट निकालने के लिए, क्योंकि कॉपी पर ग्राफ बनाने का समय नहीं होता। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम जनरली वही रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज जो कैलकुलेटर से होता था, और नहीं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और वहां भी क्वेश्चन नहीं पूछता, उनका भी जनरली रूल ही पूछता है। या रिजोल्यूशन करके अभी न्यूमेरिकल डायरेक्ट दे दिया तो अलग की बात है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग रिजॉल्व करके। इन बहुभुज के नियम के बाद एक बहुत ही अच्छा, बहुभुज वाले में और ट्रायंगल वाले में क्या अंतर है, ट्रायंगल केवल दो फोर्सेस का रिजल्टेंट बताता है,
लेकिन जो आपका पॉलीगन वाला है वो कई फोर्सेस का रिजल्टेंट बता सकता है, कई फोर्सेस सबको अरेंज करिए पॉलीगन के फॉर्म में, वो सबका रिजल्टेंट बता देगा। अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में जो इनसे अलग हो गया, रिजल्टेंट निकालने से अलग है। रिजल्टेंट निकालने का काम यहीं पर खत्म होता है। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं लामीस थ्योरम। क्या बोलते हैं? लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम यानी लामी का प्रमेय, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लामी का प्रमेय। अब लामी ने क्या कहा था? लामी के अनुसार इन्होंने कुछ चीजें देखी, ऑब्जर्व की, और उन्होंने अपना थ्योरम उसको बना के दिया कि हाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने बोला कि इस थ्योरम या इस प्रमेय के अनुसार, लामी का प्रमेय बार बार, हिंदी में भी लिख दूं मैं, ये बार बार आपसे एग्जाम में ना बहुत तेजी से पूछा जाता है। लामी का प्रमेय समझाइए। वेरिग्नान थ्योरम भी इसी में भी आएगा, मोमेंटम वाले में आएगा वो, चलिए अगले वाले चैप्टर में, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब थ्योरम। लामी ने कहा था कि यदि किसी पिंड पर या बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल साम्य अवस्था में हैं, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। ये क्या कह रहा है? इनका नियम था कि यदि किसी बिंदु पर, यदि मैं लिख देता हूं नियम को, यदि किसी बिंदु पर, कहेंगे बार बार एक ही बात आप लिख रहे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्या ही किया जाए। यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे, बल के, देखो बल नहीं पढ़ना था, बल तो तुम फिजिक्स में पढ़े थे, बलों के रियल नियम जो मैकेनिक्स में लागू होते हैं उनको बड़ा तेजी से प्रयोग करना है इंजीनियरिंग में आगे। तो बलों, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन तीन समतलीय समतलीय संगामी बल। अच्छा, कुछ लोग इसमें परेशान है कि इंग्लिश में क्यों, मैं दोनों लेके चल रहा हूँ यार, थोड़ा सा तुम मैनेज करना, थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे, बाकी नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आई है ऐप पे, आप जानते ही हैं। तो कह रहे हैं कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है मतलब मान लेते हैं कि साम्यावस्था में है, तो कह रहा है इसमें से कि एक साथ कार्य कर रहे हैं और तीन समतलीय संगामी बल साम्यावस्था में, तो कह रहा है कि तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच की कोण के जाके समानुपाती होता है। यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल साम्यावस्था में है, तो प्रत्येक बल मतलब हर बल, प्रत्येक बल शेष दो बलों शेष दो बलों शेष दो बलों शेष दो बलों के बीच के कोण के ज्या मतलब होता है साइन, ज्या मतलब साइन, ज्या के समानुपाती होता है। यानी ये इनका लामी का नियम था, समानुपाती होता है, ये लामी का क्या था? नियम था। लामी ने कहा क्या, कहेंगे सर इन सब नियमों को जान के करेंगे क्या? थोड़ा देर रुक जाओ बेटा, एक दो क्लास आने दो न्यूमेरिकल वाली, तब देखना धड़ल्ले से कैसे सबका नियम प्रयोग हुआ। इनका कहना था कि यदि किसी पॉइंट पर, इनका जो नियम था वही, किसी पॉइंट पर मान लेते हैं कि तीन बल जो है वो लग रहे हैं, एक लग रहा है यहाँ पर मान लीजिए P, और दूसरा यहाँ पर लग रहा है Q यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पर लग रहा है मान लीजिए R, तीसरा फोर्स यहाँ पर लग रहा है R, ऐसे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि यदि ये साम्यावस्था में है, साम्यावस्था का मतलब ये R है, ये मान लीजिए P है और ये Q, उन्होंने कहा कि यदि साम्यावस्था में, तो देखो साम्यावस्था में तो पहले तो एक चीज जान लो, इनसे ट्रायंगल बन जाएगा। अब मैं जैसा खींचा हूँ क्या पता ट्रायंगल बनेगा नहीं, ये साम्यावस्था में हो सकता ना हो, लेकिन मैं इसको करता क्या हूँ, चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं ऐसा बनाता हूँ डायग्राम, ये रहे साम्यावस्था में, इसलिए मैं थोड़ा इसको जो है उड़ाता हूँ, मैं ऐसा बनाता हूँ जानबूझ के ये हो, ट्रायंगल बन गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि ठीक है अब ये लग गया, तो अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये तीनों बल हम बड़े आराम से कह सकते हैं, ये तीनों बल क्या है? साम्यावस्था में, क्योंकि हम जानते हैं हम पहले ही से ट्रायंगल बना लिए हैं, ट्रायंगल सेट है मतलब साम्यावस्था में, यानी इसको थोड़ा जो मैं बनाया था उसको थोड़ा बड़ा होना था, और ठीक है ना, यानी ये बल अब तीनों साम्यावस्था। कह रहा है यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन तीन समतलीय संगामी बल साम्यावस्था में है, तो है, मान लेते हैं कि है, आप ट्रायंगल बनाइएगा, आपको जरूरत नहीं इसको, साम्यावस्था में है, तो प्रत्येक बल, यानी एक बल R है, एक P है, Q है, तीन बल है, शेष दो बलों के बीच का कोण, अच्छा दो बलों के बीच का कोण हम कुछ मान लेते हैं कि जो पहला कोण है उनके बीच में एंगल अल्फा है, फिर बीटा है, फिर गामा है,
यानी मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है आपका अल्फा है, ये एंगल जो है वो बीटा है, और ये एंगल जो है वो गामा है। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच की ज्या के समानुपाती होता है। यानी कह सकते हैं कि जैसे बल R है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ, यानी हमने बोला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ, R के बाद दो बल कौन से हैं, P और Q, और उनका समानुपाती यानी गामा के, साइन ऑफ गामा के समानुपाती होगा। ये एक बात है, ये एक चीज कह रहा है कि R इसके समानुपाती होगा, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी वो जो क्या आपका P ले लीजिए, यानी P जो होगा वो समानुपाती किसके होगा, इन दोनों के, यानी बाकी दो बलों के बीच का कोण, ये अल्फा है, यानी साइन ऑफ अल्फा के समानुपाती होगा। यानी ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जो P हो गया, Q क्या होगा, Q किसके समानुपाती होगा, Q यानी वो बीटा के समानुपाती होगा, यानी साइन ऑफ बीटा के। ये लामी ने कहा था। और अगर इनको ऐसे समझे तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि अगर इसको हटा के एक कांस्टेंट लगाया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मान लो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू के इंटू साइन गामा, और लिख सकता हूं कि P इज इक्वल टू के इंटू साइन अल्फा, और मैं ये लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू के इंटू साइन ऑफ बीटा। और यहां से ऐसे भी लिखा जा सकता है कि के बराबर, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें, यहाँ पे ऐसे फिर से कि के बराबर यहाँ से क्या होगा, तो आर बाई साइन गामा, यहाँ से के बराबर क्या होगा, मैं लिखूंगा आर बाई साइन अल्फा, के बराबर क्या होगा, सर पी बाई और हमने कर दिया यहाँ पे क्या, साइन अल्फा, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि के बराबर ही हो जाएगा क्या, क्यू बाई साइन बीटा, क्यू बाई साइन बीटा। तो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं, लामी ये कहते हैं कि ज्या के समानुपाती होता है, इसका मतलब अच्छा के तो तीनों आपस में बराबर होंगे, मैं लिख सकता हूं कि आर बाई साइन, मतलब सबको पहले पी को लिख दूं, फिर आर को लिख दूं, फिर उसको, तो मैं पी वाले को लिख सकता हूं कि भाई पी बाई साइन अल्फा, पी बाई साइन अल्फा बराबर मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई साइन बीटा, क्यू बाई साइन बीटा, और बराबर होगा आर बटा साइन गामा, आर बटा साइन गामा। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये है लामी का थ्योरम। लामी ने ऐसा कहा था, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, यानी लामी का थ्योरम है, लामी ने कहा था कि ऐसा होता है, लामी ने कहा था कि ऐसा होता है। आप नियम पूछे तो बस इतना ही बताइएगा, लामी का नियम क्या है, लामी का नियम यही है, ये डायग्राम बनाइएगा, ये लामी का नियम का ये रहा, ये लामी के नियम का डायग्राम बनाइएगा, और उसके बाद आप लामी के थ्योरम को इस टाइप से यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे इन तीनों को दिखाएं तो वहां से बाद के बराबर सब के हैं तो के बराबर सब करो, यानी लामी के नियम तो यही कहता है। अब अगर आप कोई कह दे कि लामी के नियम को प्रूफ करिए, प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं देगा, लेकिन यदि दिया तो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। देखो, नियम केवल पूछे लामी का नियम समझाइए, लामी थ्योरम, यही समझा के निकल जाओगे, कुछ नहीं करना है इसमें, डायग्राम बनाना, ये लिख देना। लेकिन यदि बोले कि प्रूफ, तो प्रूफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं छोटा सा यहाँ पे डाल देता हूँ कि चलो भाई कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब ये बल साम्य अवस्था में होंगे, सिंस वी नो, चूंकि हम जानते हैं, नहीं ऐसे लिखना, सिंस वी नो, यानी चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि ये साम्य अवस्था में, इस बात में लिख दें कि यदि यदि बल साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है, तो बंद त्रिभुज बनाएंगे, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, बंद त्रिभुज बनाएंगे। आप ये नहीं समझेंगे क्यों बनाएंगे, मैंने ये नियम पहले ही बता दिया है, यदि बल साम्य अवस्था में है तो ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं देखता हूं, चलो जब ये तो मालूम है कि ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे, तो ठीक है, साम्य अवस्था में, तो मैं प्रूफिंग की बात कर रहा हूं, मैं प्रूफिंग की बात कर रहा हूं। और यहाँ पर मैंने लिया इन तीन बलों को और इनको मैंने कर दिया यहाँ पे ट्रायंगल में कन्वर्ट, यानी यहाँ पे मैंने तीनों बलों को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ट्रायंगल में कन्वर्ट कैसे होगा, एक बल यहाँ चला जाएगा, एक बल यहाँ चला जाएगा, और एक बल जो है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे चला जाएगा।
एक चीज से आप दिक्कत में आ सकते हैं, इसलिए मैं अभी रुकिए एक सेकंड। यहाँ पे एक चीज से यहाँ पे एंगल वाली प्रॉब्लम आपको फंस सकती है, तो मैं ये दो डायग्राम साथ साथ रखता हूँ। प्रूफिंग की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बनाएंगे वहां तक समझ गए ना कि प्रूफ हम जानते हैं कि यदि बल साम्य अवस्था में तो बंद त्रिभुज बनाएंगे, तो बंद त्रिभुज बनाएंगे तो मैं इन्हीं को ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे अरेंज करता हूँ दूसरा, यहाँ पे ठीक है ना, ऐसे अरेंज करता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए बस कर रहा हूँ आपको। चलिए अब मैं इनको यहाँ पे कर दिया ऐसे, और इनको ऐसे यहाँ पे कर, क्लियर है पूरी बात यहाँ पे। तो एंगल्स में क्या चेंजिंग आई, तो एंगल्स में क्या चेंजिंग आई, तो मैं यहाँ पर देख देता हूँ, सबको मिटा दे रहा हूँ। कौन कौन से ये बल थे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बल था आपका P, वो वाला P फोर्स है, ये आपका Q फोर्स है, ये R फोर्स है, उन्हीं से ट्रायंगल ट्रायंगल बनेगा। इसका रीजन क्या है, मैंने बताया था ट्रायंगल बनने का रीजन यही है, क्योंकि वो साम्य अवस्था में है। अब एंगल की बात करें तो आप बताइए, यहाँ से थोड़ा सा मैं एक एक चीज को थोड़ा सा ऐसे कर दूं, यहाँ पे इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आगे ले गया, एक फोर्स को आगे बढ़ाया हूँ, दूसरे फोर्स को जरा आगे बढ़ा लेते हैं, दूसरे फोर्स को यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, और तीसरे फोर्स को जरा से यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। तो आप जरा सा ना मुझे सारा एंगल बताइएगा, ये जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये गामा है, तो ये एंगल भी ऐसे ही क्या है, ये आपका क्या होगा, गामा होगा। और इसी तरह से जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ, आप देखिएगा ना, यही वाला फोर्स जब यहाँ गया है तो ये नीचे, अच्छा ये बताओ, ये एंगल तुम बताओ बीटा है, ये वाला, ये बीटा है ना इन दोनों का, तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा है ना, वही है, तुम इमेजिन कर लो, डायग्राम को आराम से देख लो, वो एंगल बीटा है। और यही एंगल जो ये उठ करके यहाँ से चला गया यहाँ वाला, यही एंगल क्या है आपका, अल्फा है। जरा मिला लो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सारे एंगल जैसे उसमें थे वही एंगल तो है, ये अल्फा। तो अगर ऐसे समझोगे कि ये बीटा है, ये गामा है, ये अल्फा है, तो ये बताओ, ये अगर पूरा कंप्लीट होता तब तो 180 डिग्री हो जाता। यानी मैं कह सकता हूं कि ये एंगल 180 माइनस बीटा है। ये एंगल कितना है, तो मैं कहूंगा, क्योंकि देखो ये पूरा सीधी लाइन पे 180 होता, गामा कट गया तो बचा कितना, 180 माइनस गामा बचा। और ये एंगल कितना बचा, तो उसी तरह ये 180 माइनस अल्फा बचा। ये अंदर के एंगल है, त्रिभुज के अंदर के एंगल है, ये तीनों त्रिभुज के अंदर के एंगल है, ठीक है ना। इसको हमने लिख दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे यहाँ पर चित्र में, यानी हमने यहाँ पर लिखा क्या, यहाँ पे ये सब प्रूफिंग वगैरह हम जानते हैं कि बल साम्य अवस्था में तो बंद त्रिभुज बनाएंगे, बना दिए और एंगल हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यदि, यहीं पर लिख दूं मैं, यदि यदि बलों को बंद त्रिभुज में पी क्यू व आर के द्वारा, पी क्यू आर के द्वारा दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार प्रदर्शित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए तो प्रदर्शित किया जाए तो आज त्रिभुज का एक नाम भी दे देते हैं हम लोग। नाम क्या दे दें त्रिभुज का, अपने से कोई नाम आप मान लीजिए। इस त्रिभुज का हमने नाम दिया कि यहाँ पर मान लेते हैं त्रिभुज का नाम ए है, यहाँ पर त्रिभुज का नाम मान लेते हैं बी है, और यहाँ पर त्रिभुज का नाम ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो अगर इनको एक त्रिभुज के रूप में दर्शाया गया और दिए गए चित्र के अनुसार मतलब बना लिया गया, तो उस केस में हम लोग एक चीज जानते हैं क्या, कि एंगल में यहाँ पर ट्रायंगल में क्या क्या होगा, ठीक है ना। होगा ये कि भाई इसमें तो इन द ट्रायंगल, तो त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, एबीसी में हमने तीन कोण लिए। पहला कोण कौन सा लिया वहां पे सबसे ऊपर, तो ये देखो ए है, वो बी है, वो सी, तो ए सी बी ले लेते हैं। एंगल ए सी बी ये होगा 180 माइनस अल्फा, यानी एंगल सी ए बी का है, यानी आपका ये तो बीटा 180 माइनस बीटा, अल्फा वाला क्या होगा ए बी, यानी ये यहाँ से उठा, यहाँ पे ये एंगल जो है वो ए सी बी वो 180 माइनस अल्फा होगा। तो सी ए बी कितना हो जाएगा, एंगल सी ए बी वो कितना हो जाएगा, तो वो 180 माइनस बीटा हो जाएगा। और इसी तरह एंगल ए बी सी
ये हो जाएगा 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा हो जाएगा। क्लियर है ना? ये तीनों एंगल त्रिभुज में ऐसे होंगे। और हम एक चीज जानते हैं, लामी का थ्योरम हम लोग जानते हैं, क्या है वो? अब इन्हीं को लामी का थ्योरम, और लामी ने कहा था ना, लामी का सॉरी साइन रूल क्या कहता है, यानी हम लोग कहते हैं कि अप्लाइंग अप्लाइंग यानी सॉरी, एक हिंदी में ही कर रहा है तो हिंदी में ही कर देते हैं, मैं इंग्लिश में पूरा बोल दूंगा, अभी चिंता मत करो। यानी यूजिंग सॉरी क्या कहेंगे इसको, साइन रूल का प्रयोग करने, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में साइन रूल का प्रयोग करने पर, देखो यार, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकता हूँ। दिक्कत ये होती है ना कि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, तो मेरी ऑडियंस इसलिए भी कम होती है कि लोगों को लगता है मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप अगर समझने के प्रयास करेंगे तो मैं दोनों भाषा को लेकर चल रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो एबीसी में साइन रूल का प्रयोग करने पर क्या होगा, तो भाई त्रिभुज एबीसी जो आपके सामने था उसमें साइन रूल का जब प्रयोग करोगे तो कोई एक फोर्स मान लो तुमने ले लिया, साइन रूल कहता है कि ए बी भुजा है तो उसके सामने का कोण, ये भुजा है तो इसके सामने का कोण, ये भुजा है तो इसके सामने का कोण, और उसका साइन जो होता है बराबर। जैसे हमने लिया कि साइन रूल ये कहता है कि अगर भुजा लिए ए बी तो बटा होगा 180 माइनस अल्फा। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन रूल से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन रूल ये कहता है कि त्रिभुज के भुजा और उसके सामने के कोण का ज्या अनुपातिक होता है। देखो लामी ने ये नहीं कहा था, लामी ने कहा था एक बिंदु पर 3 बल काम कर रहे हो, तो 3 बल तो ऐसे कॉन्करेंट होंगे और उनके एक बल जो होगा बाकी दोनों बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। साइन रूल कहता है त्रिभुज एबीसी में कि जो AB अपॉन साइन BCA, या साइन कह सकते हैं सीधे 180 माइनस अल्फा होगा, बराबर होगा BC अपॉन, ये सब फोर्सेज, ये BC अपॉन साइन 180 माइनस बीटा होगा, साइन 180 माइनस बीटा, क्योंकि ये त्रिभुज की भुजाएं और उनके सामने के कोण है, ये साइन रूल कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में साइन रूल का, यानी एक भुजा CA है, CA और अपान होगा साइन 180 माइनस गामा। कैसे होगा मैं दिखा देता हूं। देखो कहीं CA भुजा के सामने वाला कोण क्या है, CA कौन सा है, ये CA है, इसके सामने का कोण है 180 माइनस गामा, यानी ये भुजा इसके सामने का कोण, इस भुजा इसके सामने का कोण और ये भुजा इसके सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं। ये तो साइन रूल है, ये लामी का नियम नहीं है। लेकिन यदि इसी नियम को थोड़ा सा बदला जाए हिसाब किताब में, कैसे कि जब हम लोग ये जानते हैं कि ऐसा होता है, तो आप जानते हैं साइन 180 माइनस अल्फा बराबर साइन अल्फा, यानी AB बराबर क्या है, AB P फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, AB फोर्स P को, BC फोर्स Q को और CA फोर्स R को, यानी AB BC CA की वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ AB बराबर P साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा, तो P अपॉन साइन अल्फा बराबर Q अपॉन साइन बीटा बराबर R अपॉन साइन गामा। ये आ गया, और यही तो लामी पहले ही बोले थे, लामी ने यही तो कहा था, यदि दो बल यदि ये 3 बल किसी बिंदु पर साम्यावस्था में काम कर रहे होंगे तो एक बल जो होगा वो एक बल बाकी दोनों बलों के बीच के कोण, जैसे एक बल P है तो जो Q और B के कोण के जो ज्या होंगे उसके समानुपाती होगा। यानी यहां से ऐसे भी तो निकाला जा सकता है, यही तो है कि P, ये दोनों सब बराबर है, इसका अर्थ है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या P इज इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू साइन अल्फा है, यानी ये भी कह रहा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा है। ये यही चीज को प्रदर्शित कर रहा है, बात समझ रही ना कैसे, क्योंकि यही लामी, देखो हम लामी जब लामी की बात को रखे ना, जब हमने लामी की बात को यहां पर रखा तो ये आया था, देखो लामी के ही नियम से ये आया था। अब हम देखते हैं कि ठीक हम ये नहीं जानते, हम ये जानते ही नहीं कि लामी ने क्या कहा था, हम तो बस ये किए हैं कि 3 बल लिए हैं, तीनों बलों को एक त्रिभुज के रूप में कन्वर्ट किए हैं, जो कि हो सकते हैं चूंकि साम्यावस्था में, हम नहीं जानते हैं लामी ने क्या कहा था, हमने कहा कि हम जानते हैं कि यदि बल साम्यावस्था में, लामी का नियम को मारो गोली, प्रूफ करने के लिए पहले ही उस चीज को मान थोड़ी लिया जाता है, पहले हमने मान लिया कि 3 बल है जो साम्यावस्था में होंगे तो त्रिभुज बनेगा, क्योंकि वो हमने बना के दिखाया आपको बनेगा, और बनने के बाद हमने उस त्रिभुज में सारे एंगल को निकाल के साइन रूल अप्लाई किया तो ये आया, तो हमने देखा अच्छा यही तो लामी ने कहा था,
यानी लामी का नियम तो ये है, लेकिन हमने उसको ले करके त्रिभुज में सेट करके निकाल के देख भी लिया कि यहां पर हमने लिख दिया क्या, प्रूव्ड। प्रूव्ड यही क्या है, लामी का लामी का थ्योरम, साइन रूल और बलों के बहुभुज का नियम, तीनों चीजें इसमें हम लोगों ने क्लियर कर दिया। साइन रूल आप वैसे भी मैथ का है, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो मैथ का रूल है। लेकिन लामी का थ्योरम जो होता है वो वेक्टर के बारे में था। देखो है वही चीज, लेकिन तुमको लिखना पड़ेगा, तुमको जानना पड़ेगा। अभी आगे जाके तुम चीजें समझोगे कि वो कुछ है नहीं, लामी के नियम को इधर उधर करके त्रिभुज साइन रूल को इधर उधर किया गया है बस। लामी के नियम वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था तुम्हारा, इसको तुम लोग तैयार रखना, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। बाकी अभी हम लोग एक चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में कह लो अब लास्ट ही टॉपिक बचा हम लोगों का, क्या, इक्विलिब्रियम फोर्स, इक्विलिब्रियम कंडीशंस और फ्री बॉडी डायग्राम। और एक चैप्टर एक्स्ट्रा नया ऐड किया है जिसमें बीम के बारे में पढ़ना है, बीम और सपोर्ट्स के बारे में। तो इसमें पुराने की तुलना में थोड़ा कुछ नया ऐड हुआ है, उनको भी हम लोग देखेंगे, जिसका जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाला है अगले सेमेस्टर में। जो कुछ किताबों में हो सकता है इसके बारे में, नई किताबों में मिले, पुरानी किताब किसी के पास रहेगी तो उसमें हो सकता है आगे का जो एक दो टॉपिक है वो ना मिले। तो मैकेनिक्स की नई किताब ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं। अभी आज दो रूल क्लियर रखिएगा, एक लामी का नियम और उसका डेरिवेशन याद तैयार रखिएगा, एक बलो बहुभुज का नियम, उसका डेरिवेशन नहीं, उसका तो केवल नियम याद रखिएगा, इसका डेरिवेशन भी तैयार रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।